नमस्कार। आज ना हम शुरुआत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से करते हैं। अगर आप दुनिया की हर लिस्टेड कंपनी को टोटल करेंगे उसके मार्केट कैप को, यानी दुनिया के किसी भी देश में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो, वहां जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उसको हम टोटल करेंगे ना, तो अगर उन सारी कंपनियों की वैल्यू 100 रुपए आ रही है, उसमें से 56% वैल्यू सिर्फ यूएस स्टॉक्स की है। यानी दुनिया भर के स्टॉक्स की वैल्यू 44 रुपीज, हर देश के हर लिस्टेड कंपनी की वैल्यू, और यूएस स्टॉक्स की सिर्फ अकेले वैल्यू 56 रुपीज। और इस सिंपल फैक्ट से ना हमें पता चलता है कि यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर वेल्थ तो वहीं स्टोर्ड है, यूएस कंपनीज में ही स्टोर्ड है। और इसीलिए एक यही सिंपल फैक्ट हमें बताता है कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो आज ना हम यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में जानेंगे सब कुछ उसके एडवांटेजेस जानेंगे, डिसएडवांटेजेस जानेंगे, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट स्टॉक्स में करना है, यूएस म्यूचुअल फंड्स में करना है, इंडेक्स फंड में करना है, ईटीएफ में करना है, किस वे में करना है वो जानेंगे कैसे करना है, कौन सी ऐप के थ्रू करना है, और उसके बाद हम चार्जेस जानेंगे कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में आपको कितने चार्जेस लगने वाले हैं, और सारा प्रोसेस भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी इस एक वीडियो से। आज जानते हैं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सब कुछ। तो अब जब फॉरेन स्टॉक्स की बात होती है ना, तो सबसे पहले दिमाग में यह आता है कि यार इंडियन स्टॉक्स तो हमसे संभल नहीं रहे और आप बोल रहे हो बाहर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो। तो चिंता मत करिए, संभालने के लिए मैं हूं ना। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ एडवांटेजेस के साथ, फिर डिसएडवांटेज भी डिस्कस करेंगे। पहला एडवांटेज क्या है? आपको करेंसी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। अक्सर एज इंडियंस हम लोग इस बात का दुख मनाते हैं कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है रुपये के मुकाबले। कुछ साल पहले $1 में 45-50 रुपीज मिलते थे जब मैंने अच्छे से इकोनॉमी को ट्रैक करना शुरू किया था। अब 74-75 रुपीज का $1 है। तो डॉलर रुपये के मुकाबले महंगा होता जा रहा है या रुपये डेप्रिशिएट होता जा रहा है। अब इसका हम फायदा उठा सकते हैं अगर हम यूएस स्टॉक्स में पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि यूएस स्टॉक्स में पैसे किस में लगेंगे? डॉलर्स में। तो मान लीजिए आज आपने कोई यूएस स्टॉक खरीदा $1 का, यानी आज आपको 75 रुपीज देने पड़े। 2 साल बाद आपको वो शेयर बेचना है। अब हो सकता है वो शेयर बढ़ा ही ना हो, बिल्कुल ही ना बढ़ा हो, वो $1 का $1 ही है, लेकिन रुपये गिर के 90 रुपीज हो जाता है। $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज। तो अब जब 2 साल बाद आप अपना $1 वापस बुलाएंगे तो आपको इंडिया में मैजिकली 90 रुपीज मिलेंगे। तो आपको तो 15 रुपए का फायदा हो गया। भले ही यूएस में अगर किसी ने डॉलर में उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा और डॉलर ही निकाल लिया होगा तो उनको कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपको फायदा हो गया। इसलिए एज इंडियंस हमको अमेरिकन के मुकाबले एक एडवांटेज है कि अगर रुपये डिप्रिशिएट होता है तो हमको उसका भी फायदा मिलेगा। हाँ, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है। हिस्टोरिकली रुपये डिप्रिशिएट हुआ है, लेकिन आगे हो सकता है अप्रिशिएट हो जाए। हो सकता है $1 में 60 रुपीज ही मिले और आपको नुकसान हो जाए। तो मोस्टली हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से तो रुपये डिप्रिशिएट होता है, लेकिन इसको गारंटेड मान के मुझे यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है ऐसा मत सोचिएगा। सेकेंड एडवांटेज, फ्रैक्शनल शेयर्स आप खरीद सकते हैं। यानी कि मान लीजिए इंडिया में आपको एमआरएफ का एक शेयर खरीदना है जो 80,000-90,000 रुपीज का है। अब आपके पास उतने पैसे ही नहीं है, लेकिन यूएस में ना आप एक शेयर को फ्रैक्शंस में खरीद सकते हो, यानी आपको 100th पार्ट ऑफ अ शेयर खरीदना है। इंडिया में ऐसा होता तो आपको एक एमआरएफ शेयर नहीं, 0.01 एमआरएफ का शेयर मिल जाता 800 रुपए में। 100 लोग मिलकर एमआरएफ का एक शेयर खरीद रहे हैं। तो यूएस में महंगे महंगे स्टॉक्स हैं। अल्फाबेट का स्टॉक देख लीजिए जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, बर्कशायर हैथवे जो वॉरेन बफेट की कंपनी है, लाखों करोड़ों के स्टॉक्स हैं। अब इतने महंगे स्टॉक्स तो कोई खरीद नहीं सकता, वहां के लोग भी नहीं खरीद सकते। इसीलिए वहां फ्रैक्शनल शेयर्स हैं कि आप उसको डेसिमल्स में खरीद लीजिए, और इसलिए आप दुनिया की बेस्ट कंपनीज में शेयर होल्डिंग कर सकते हैं बहुत थोड़े से पैसों के साथ। तीसरा एडवांटेज इसी से है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दुनिया भर की जो बेस्ट कंपनीज है, बहुत सारी जो ग्लोबल कंपनीज है, जो दुनिया भर जिनका बिजनेस होता है, जो सच मायने में ग्लोबल कंपनीज हैं, उनमें से बहुत सारी यूएस की हैं। तो ऐसे में जब हम यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हम एक तो हमारे पोर्टफोलियो को इंडियन इकोनॉमी से थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो ज्यादा नहीं,
आपको 10-20% अपने पोर्टफोलियो का इंडिया के रिस्क से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और जब आप यूएस स्टॉक्स में लगा रहे हैं ना, तो आपका पोर्टफोलियो को एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, क्योंकि आप एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी पे बेट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो बड़ी कंपनियां हैं यूएस की, इनका बिजनेस ग्लोबली होता है, तो रीजनल फ्लक्चुएशन से इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन है तीसरा एडवांटेज। अब ना एडवांटेजेस तो बहुत हो गए, ये वीडियो कंप्लीट तभी होगा जब मैं ऑनेस्टली आपके साथ डिसएडवांटेजेस भी शेयर करूं। 2 मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। पहला, हमको हमारे देश की कंपनियों के बारे में पता नहीं होता, तो दूसरे देश में कौन सी कंपनी अच्छा करेगी, वहां के रेगुलेशन क्या है, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, अब मैं क्या उस देश का स्टॉक मार्केट भी रात को जाग के देखूं, तो ये प्रैक्टिकल नहीं लगता ना। ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि उस देश में मैं अच्छे स्टॉक्स को ढूंढूं कैसे, क्योंकि इन्वेस्ट करने के तरीके बहुत हैं। मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं ETF में कर सकता हूं, मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड में कर सकता हूं, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में कर सकता हूं। और इसके अलावा एक दूसरा डिसएडवांटेज है प्रोसेस और चार्जेस जो इन्वॉल्व हैं। कई सारे चार्जेस इन्वॉल्व हैं। प्रोसेस ऑफ कोर्स इंडियन स्टॉक्स का आसान लगता है, बाहर के स्टॉक्स में अभी तक पेपर वर्क होता था ऑफलाइन और कुछ कॉम्प्लिकेशंस। तो ये 2 डिसएडवांटेजेस अब डिस्कस करते हैं। तो जो पहला डिसएडवांटेज मैंने बताया ना कि लैक ऑफ नॉलेज या अवेयरनेस, हम कैसे ट्रैक करें कि यूएस इकोनॉमी में क्या हो रहा है, वहां के रूल्स रेगुलेशंस लॉज हमको नहीं पता, इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं पता। इसीलिए कुछ मेजर Amazon, गूगल जैसी वेल नोन कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट जरूर करिए। लेकिन उसके अलावा एक बेटर तरीका जनरली एक ऐसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का होता है जिसके बारे में आप बहुत नहीं जानते, कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें, आप किसी फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। अब इंटरनेशनली इन्वेस्ट करने के, इंडिया से अगर आप यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत तरीके के फंड्स हैं। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं, यूएस फोकस्ड, फीडर फंड्स हैं। फीडर फंड्स क्या करते हैं पता है, कि वो फंड यूएस में ही है, लेकिन उस फंड के लिए पैसे कलेक्ट करने का काम यहां का एक फंड करता है। तो यहां पैसे कलेक्ट हो रहे हैं, वो सारे यूएस के एक फंड में जा रहे हैं। अब इसमें एक्सपेंस रेशो यूजुअली थोड़ा ज्यादा रहता है, ये नेगेटिव है। इसके अलावा फंड ऑफ फंड होता है। ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस किया है कि फंड ऑफ फंड एक ऐसा फंड है जो बहुत सारे फंड्स में पैसा लगाता है। यानी म्यूचुअल फंड क्या करता है, बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा लगाता है। फंड ऑफ फंड क्या करता है, उस फंड का काम है अच्छे स्टॉक्स ढूंढना नहीं, उस फंड का काम है अच्छे म्यूचुअल फंड ढूंढना और फिर उसमें पैसा लगाना। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक तो फंड ऑफ फंड अपना मैनेजमेंट फीस लेगा, फिर वो जिस फंड्स में पैसा लगा रहा है वो फंड अपने मैनेजमेंट फीस लेंगे, यानी डबल फीस हो गई। इसलिए ये तरीका भी मुझे बहुत ज्यादा नहीं पसंद है। इनफैक्ट यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका ना मुझे ETF लगता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर आप इस कंसेप्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद आपको ETFs का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेसिकली ये ऐसा फंड है जो कंपनीज की तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। जैसे म्यूचुअल फंड नॉर्मली क्या होता है, आप AMC से खरीदते हो, AMC को ही बेच देते हो, लेकिन ये ETF एक बास्केट है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, ताकि आप कभी भी खरीद बेच सको। शेयर्स की तरह इसके प्राइसेस हर सेकंड चेंज होते हैं और लिक्विडिटी मार्केट से आपको मिलती है, आपको AMC से रिडम्पशन नहीं मिलता। लेकिन यूएस स्टॉक्स के कंटेक्स्ट में ये और खास क्यों बन जाता है, क्योंकि वैरायटी बहुत ज्यादा है। इंडिया में ETFs अभी बहुत मैच्योर नहीं हुए हैं, लेकिन यूएस में ये एक पुराना कंसेप्ट है। इनफैक्ट वहां आपको एक्टिव, पैसिव, थीमेटिक हर तरह के ETFs मिलते हैं, तो चॉइस बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर थीम में या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपका एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कंपनीज में इंटरेस्ट है, तो यूएस में क्योंकि ETFs हर तरह के हैं तो आपको वैरायटी मिल जाती है आपका पसंद का सेक्टर, थीम या कंसेप्ट प्ले करने के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, और हाँ ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। जैसे आर्क इनोवेशन फंड, ये ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है ETF जो कि टेक्नोलॉजी रिसर्च पे काम कर रही है या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को बना रही हैं। तो अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, अपकमिंग साइंटिफिक थीम्स, कैटेगरीज में इंटरेस्ट है, तो इस तरह की थीम भी आप प्ले कर सकते हैं ETFs के जरिए। अगेन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और अब बात कर लेते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है। हमको इंडियन स्टॉक्स के बारे में तो पता है कि बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस स्टॉक्स या ETFs स्पेसिफिकली मैं आपको कैसे इन्वेस्ट करना है और फिर इससे रिलेटेड चार्जेस भी जान लेते हैं। तो यूएस स्टॉक्स, ETFs में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं IND मनी ऐप के जरिए। यहां आपको स्टॉक्स तो मिलते ही हैं, लेकिन 1200 से भी ज्यादा ETFs की वैरायटी मिलती है। आप इन ETFs का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, उनका बेंचमार्क, उनकी हिस्ट्री, ये सब कुछ देख सकते हो। इनफैक्ट IND
मनी से आप बस कुछ ही क्लिक्स में अपनी पसंद का ETF बाय कर सकते हो। ये बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज है। IND मनी आपसे कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता और कोई मिनिमम अमाउंट भी नहीं है कि इतने के शेयर्स तो खरीदने ही है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे डिसाइड कर सकते हैं। IND मनी में अकाउंट ओपनिंग फी भी बिल्कुल कुछ नहीं है, जीरो है। तो इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या कोई चार्जेस नहीं है, कोई रिलेटेड चार्जेस नहीं है US स्टॉक्स या ETF में इन्वेस्ट करने के? ऑनेस्टली कुछ चार्जेस हैं। पहला है मार्कअप, यानी कि जब भी आप अपने रुपी को कन्वर्ट करते हो US डॉलर्स में, तो आपका जो बैंक है ना, वो एक मार्कअप फी चार्ज करता है, जो कि उसका कमीशन है या इनकम है। ये क्लोज टू 2.5-3% रहता है, 3% के आसपास रहता है। तो ये जब भी ना आप फंड ट्रांसफर करोगे IND मनी ऐप में, जो IND मनी ऐप अपने पार्टनर के थ्रू, US में उनका एक ब्रोकर पार्टनर है, उसके थ्रू US स्टॉक्स में आपका पैसा लगता है। तो जब भी आप अपने US स्टॉक्स अकाउंट को IND मनी ऐप में फंड करोगे ना, तो बैंक्स आपके, डिपेंडिंग ऑन आपकी बैंक कितना फी चार्ज करता है, लेकिन 1.5-2% या 3% के आसपास वो ये फी चार्ज कर सकता है। तो ये कॉस्ट आपको जरूर लगेगी। इसके अलावा एक ना लोडिंग चार्ज भी है, यानी कई बैंक्स क्या करते हैं कि जब भी आप अपना पैसा कहीं बाहर भेज रहे हो, जैसे इस केस में आप अपना पैसा इंडिया से बाहर US में भेज रहे हो, तो बैंक्स एक फिक्स्ड फी चार्ज करते हैं। ICICI, HDFC बैंक, इन कुछ बैंक्स का ये कॉस्ट 500 से 1000 रुपए के बीच है और ये हर बैंक का अलग अलग है। तो अभी ये लगता है, लेकिन इसमें एक गुड न्यूज़ है, IND मनी ना इस चार्ज को जल्द ही आप लोगों के लिए जीरो करने वाला है। तो ये चार्ज बिल्कुल हट जाएगा। अब क्या US स्टॉक्स में अगर आप IND मनी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रोसेस पूरा पेपरलेस है? देखिए, IND मनी की तरफ से ये प्रोसेस पूरी तरीके से पेपरलेस है, लेकिन बैंक से जब आप अमाउंट ट्रांसफर करोगे अपने US स्टॉक्स अकाउंट को, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब IND मनी ऐप में ही हो जाता है। सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बैक एंड प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब आप ये पैसा ट्रांसफर करोगे तो कुछ बैंक्स में तो ये ऑनलाइन हो जाता है, बिल्कुल पेपरलेसली हो जाता है। ICICI हो, HDFC हो और एक दो बैंक हैं, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कहां कहां पेपरलेसली हो सकता है। लेकिन कुछ बैंक्स में आपको फॉर्म फिल करके ये पेमेंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, उस केस में एक फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो ये था US स्टॉक्स और ETFs के बारे में सब कुछ। आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या चार्जेस इन्वॉल्व हैं। उम्मीद करता हूं आपको काफी क्लैरिटी मिल पाई होगी। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।